नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम यहाँ पे जनरल अवेयरनेस सेक्शन कवर करेंगे। इसमें आपका एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूटेगा। जितना भी आपके पेपर के लिए जरूरी चीजें हैं, वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट विल बी कवर्ड हेयर। आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, बार बार रिपीटेडली देखना है, और जो मैं आपसे सवाल करूंगी, इंटरैक्शन जो है हम 2 वे रखेंगे, ना कि 1 वे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी बीच बीच में, वो आपको मुझे चाहे सर्च करके, चाहे अपनी नॉलेज के बेसिस पे, या फिर हो सकता है इसी वीडियो में मेरी बताई गई चीजों के बेसिस पे, आपको वो मुझे कमेंट डाउन करके सारे आंसर्स देने हैं। तो इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया से। देखिए, 9 कंट्रीज हैं ऐसी जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करती हैं। इनमें से 7 कंट्रीज तो लैंड का बॉर्डर शेयर करती हैं और 2 कंट्रीज सी बॉर्डर यानी कि समुद्री सीमा इंडिया के साथ साझा करती हैं। जो कंट्रीज इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर बनाती हैं वो हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना नेपाल भूटान नॉर्थ में, बांग्लादेश म्यांमार ईस्ट में, और त्रिपुरा जो कि सराउंडेड है बांग्लादेश से 3 साइड से। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका साउथ ईस्ट से और मालदीव्स साउथ वेस्ट से। ये वो 2 कंट्रीज हैं जो हमारे सी बॉर्डर्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी नेबरिंग कंट्री, उनकी बॉर्डरिंग स्टेट्स, लेंथ कितना है इंडिया का बॉर्डर किससे, ऑफिशियल लैंग्वेज, करेंसी और कैपिटल। देखिए, अफगानिस्तान शेयर करता है लद्दाख, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है दरी और पाश्तो, करेंसी है अफगान अफगानी, कैपिटल है काबुल। बांग्लादेश 5 स्टेट से करता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और 3 साइड से करता है त्रिपुरा से। बंगाली भाषा बोली जाती है बंगाली, बांग्लादेशी टका इसकी करेंसी है और ढाका इसकी कैपिटल है। भूटान 4 स्टेट से करता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसका एक निमोनिक भी है, एक ट्रिक है याद करने का जो तरीका है, अभी वो नीचे बताया गया है, वो मैं आपसे पूछूंगी जब दोबारा, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको ये सारी स्टेट यहां पे बता दी है। जोंगखा इसकी भाषा है, गुलट्रुम और थिम्फू कैपिटल और करेंसी हो गए। चाइना 4 स्टेट से करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और देखिए लद्दाख से भी करता है, पर अब वो यूटी है। मंडारिन ऑफिशियल लैंग्वेज है, रेनेम्बी या फिर युआन ये हो गया इसकी करेंसी, एंड बीजिंग इज द कैपिटल। म्यांमार 4 स्टेट से करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और बर्मीज भाषा बोली जाती है, बर्मीज क्याट पैसा यूज होता है वहां पे। नायपिटो ये है उसकी कैपिटल। नेपाल 5 स्टेट से करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। नेपाली भाषा नेपाली रूपी, काठमांडू कैपिटल। पाकिस्तान 3 स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 यूटीज, देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और उर्दू भाषा है पाकिस्तानी रूपी, इस्लामाबाद कैपिटल है। देखिए श्रीलंका हो गया। और अब आप ये एक चीज और देखिए, जो सबसे लंबा हमारा बॉर्डर है लेंथ में, वो देखिए सबसे ज्यादा है अफगानिस्तान के साथ। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए सारे तो आपको नहीं याद रखने हैं कि किसकी कितनी लेंथ है बॉर्डर की, ना आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक फैक्ट्स सब पता होने चाहिए। श्रीलंका सेपरेट होता है इंडिया से बाय गल्फ ऑफ मन्नार, सी बॉर्डर है ये, तो इसलिए लेंथ तो नहीं होगी। सिन्हाला तमिल इसकी लैंग्वेज है, श्रीलंकन रूपी है वहां पे, और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे या लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है इसकी कोलंबो। तो इसकी 2 कैपिटल्स हैं। ठीक है, मालदीव साउथ वेस्ट पार्ट है इंडियन ओशन का, लक्षद्वीप आइलैंड्स के नीचे। दिवेही यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, मालदीवियन रुफिया चलता है, और माले है यहाँ की कैपिटल। ठीक है, ये सारी बातें आपको एकदम पता होनी चाहिए। अब देखिए कुछ लाइंस हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो बनाती हैं। चाइना और इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान ड्यूरांड लाइन, इंडिया पाकिस्तान रैटक्लिफ लाइन। यहीं पे याद करते चलिए आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब देखिए, ये पापा पिक है सुपर ट्रिक की, ज्ञान सर ने वीडियो भी बनाया हुआ है इस पे। यहां आप एक ही से सारी चीजें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। ठीक है, ये भारत के तटीय राज्य हैं,
ये नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दिया हुआ है, 9 स्टेट्स हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। कोस्ट लाइन की लेंथ देखिए यहाँ पे 7516.6 किलोमीटर है, मेनलैंड इतना और इनलैंड टेरिटरीज इतना हो गया। ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं सारे, देखिए इंडो अफगानिस्तान है, ये कोस्ट लाइन, ये सब हम देख चुके हैं ऊपर। और यहाँ पे देखिए ये कुछ ट्रिक्स दी हुई हैं। ये बचपन में एमबीए किया, ये क्या है, ये सबसे ज्यादा से कम की तरफ ये बाउंड्री है। देखिए बांग्लादेश से सबसे बड़ी, बीए बचपन, सीएच चाइना, पीए पाकिस्तान, फिर नेपाल, और फिर एमबीए से क्या हो जाएगा, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अच्छा, अभी मैंने आपसे पूछा था, अभी मैंने आपको ऊपर सारी चीजें बताई, हमने यहाँ पे ये जो है स्टेट्स देखी थी, कौन सी कंट्री किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है। देखिए यहाँ पे उसका ट्रिक दिया हुआ है, आप देखेंगे बांग्लादेश, तो एएमटीएम मेमी दीदी, तो आपको मुझे बताना है ये कौन सी स्टेट्स हैं। अभी ऊपर देखिए हमने, चाइना का ट्रिक है शालू, और पाकिस्तान का है गर्ल को पीजे, ठीक है। अब देखिए ये पाकिस्तान का हो गया गर्ल, गर्ल GRL, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान L, और पीजे पंजाब और जम्मू कश्मीर। इस तरीके से मैंने आपको एक बता दिया है, आप मुझे इन सबकी फुल फॉर्म्स कमेंट डाउन करके बताएंगे कि म्यांमार अरुणा मामी, ठीक है, भूटान को वॉर्स नहीं पसंद, वॉर्स, और देखिए अफगानिस्तान तो एक ही है, लद्दाख तो ये तो आपको वैसे याद हो जाएगा। ये आप मुझे पक्का से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, इससे आपका रिविजन हो जाएगा। और क्या करना है आपको, सिर्फ ये पिक खोल लेनी है, मैप देख के कमेंट कर देना है, इट इज एज सिंपल एज दैट। देखिए अब हम देखेंगे कंट्री, कैपिटल और करेंसी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में, या फिर इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है, इस तरीके से। तो इसलिए एक रफ आइडिया आपको होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे सारी कंट्रीज, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी देखेंगे। देखिए आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन, ड्राम करेंसी है। मैं इकट्ठा बोलूंगी, आपको पढ़ते जाना है, पहले कैपिटल बोलूंगी फिर करेंसी बोलूंगी। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रिया वियना, यूरो, पहले शिलिंग हुआ करता था। अजरबैजान बाकू, मन्नत। अंगोला लुआंडा, न्यू क्वांजा करेंसी। अफगानिस्तान कैपिटल काबुल, अफगानी करेंसी। अल्बानिया टिराने, लेक करेंसी है। अल्जीरिया अल्जीरिस, दिनार। अंडोरा अंडोरा ला वेला इज द कैपिटल, यूरो करेंसी है। यूरो आपको काफी में मिलेगी, कॉमन करेंसी। एंटीगुआ एंड बारबूडा, सेंट जॉन्स, ईस्ट करीबियन डॉलर। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, वेरी फेमस फॉर व्हाट, यहाँ पे मिल्क और डेयरी से रिलेटेड एक्टिविटीज बहुत होती हैं, पीसो करेंसी है। बेल्जियम ब्रसल्स, यूरो, पहले होता था बेल्जियन फ्रैंक। बेलीज बेलमोपान, बेलीज डॉलर चलता है यहाँ पे। बेनिन पोर्टोनोवो, CFA फ्रैंक। भूटान की कैपिटल तो सबको पता है, थिम्पू, गुल्ट्रम, ये हो गई इसकी करेंसी। चलिए लाटविया रीगा, लैट्स। लिबेरिया मॉन्ड्रोविया, लिबेरियन डॉलर। लिबिया त्रिपोली, ये मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए जो बहुत न्यूज में रहती हैं, लिबियन दिनार। मलेशिया कुआलालंपुर, रिंगिट। मालदीव्स की तो सबको पता है, माले रूफिया। माली की बमाको, CFA फ्रांक। माल्टा, माल्टा की क्या है कैपिटल, वेलेटा, यूरो चलता है यहाँ पे। मार्शल आइलैंड्स मजूरो, US डॉलर्स। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मार्शल आइलैंड्स जो है ये कौन से ओशन में है। चलिए मैसेडोनिया स्कॉप्जे, दिनार। मैडागास्कर एंटानारियो और मैलागास्कर अरेरा। अब आप मुझे बताएंगे मैडागास्कर आइलैंड्स हैं वो कहाँ पे हैं, कौन से ओशन में लोकेटेड हैं। मालावी लिलोंगवे, क्वाचा। मोनाको मोंटे कार्लो, यूरो। मंगोलिया उलान बटोर, टोगरोग। मोंटेनेग्रो पॉडगोरिका, यूरो। मोरक्को रबात, दिरहम। चलिए एक तो यहाँ आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जहां भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पे एक वर्ल्ड मैप और एक इंडिया की, तो दोनों फिजिकल भी और पॉलिटिकल भी आप लगा लीजिए, तो आपकी जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस है ये कभी नहीं गलत होंगे। तो ये काम आपको एक करके रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बोलीविया लापाज, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। सुक्रे जुडिशियल कैपिटल है। करेंसी बोलीवियानो। बॉस्निया एंड हर्जिगोविना सराजेवो, कन्वर्टेबल मार्क। बोत्सवाना गैबोरोन पूला। ब्राजील ब्रासिलिया, ब्राजीलियन रियाल। बेलारूस मिन्स्क, बेलोरशियन रूबल। द बहामास नसाउ, बहमियन डॉलर। बहरेन मनामा, बहरेन दिनार। बांग्लादेश की कैपिटल तो ढाका है और करेंसी टका है। बुर्किना फासो उआगडुओग, CFA फ्रांक। बुल्गारिया सोफिया लेव। बारबाडोस ब्रिजटाउन, बारबाडोस डॉलर्स। ब्रूनी बंदरसेरी बेगवान, ब्रूनी डॉलर। बुरुंडी गिटेगा, बुरुंडी फ्रैंक। चाइल या चिले जैसे भी आप बोलना चाहें, सैंटियागो
चिलियन पीसो, चाइना की बीजिंग है, चाइनीज युआन चलता है वहां पे, कोलंबो की बगोटा, कोलंबियन पीसो, कोमोरोस की मोरोनी फ्रैंक, कंबोडिया नॉमफेन रियल, कैमरून याओंडे सीएफए फ्रैंक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ब्राजाविले सीएफए फ्रैंक, क्रोएशिया जाग्रेब क्रोएशियन, क्यूबा हवाना क्यूबन पीसो, साइप्रस निकोशिया यूरो, चेक रिपब्लिक प्राग कोरूना, बहुत फेमस टूरिस्ट जगह है ये, केप वर्ड प्राया केप वर्डियन एस्कूडो। चलिए ऊपर चलेंगे, मोजाम्बिक मपूटो मेटिकल, मॉरिटियाना नुआकशॉट ओगिया, मॉरिशियस पोर्ट लुई मॉरिशियन रूपी, मेक्सिको मेक्सिको सिटी वेरी इजी मेक्सिकन पीजो, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया पालिकर यूएस डॉलर, मोल्डोवा चिशियानु लियू, म्यांमार फॉर्मली नोन एज बर्मा नायपीटो क्याट चलता है यहाँ पे, नमीबिया विंडहोइक नमीबियन डॉलर, नाइजर की नियामे सीएफए फ्रांक, निकारागुआ मैनागुआ गोल्ड, कॉर्डोबा देखिए करेंसी में गोल्ड लगा इनके तो, नोरो नो ऑफिशियल कैपिटल, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑफिसेज हैं इनके यारेन में, ठीक है, इनकी कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है नोरो, ये तो कुछ चीजें तो ऐसी याद रहेंगी आपको। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, नेपाल की क्या है वही कैपिटल काठमांडू, और रुपया चलता है यहाँ पे नेपाल का। नीदरलैंड्स एम्स्टरडैम है, द हेग सीट ऑफ द गवर्नमेंट यूरो, पहले उसको गिल्डर कहते थे, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन न्यूजीलैंड डॉलर, नाइजीरिया की अबूजा नायरा, नॉर्वे की ऑस्लो नॉर्वेजियन क्रोन, ओमान की मस्कट ओमानी रियाल, पैलेस्टीन की रमल्ला ईस्ट जेरूसलेम पैलेस्टीन पाउंड चलता है, पनामा की पनामा सिटी बाल्बोआ यूएस डॉलर, पापुआ न्यू गिनिया पोर्ट मॉर्सबे कीना चलता है यहाँ पे, पैराग्वे एस एसंक्शन ये हो जाएगा ग्वारीनी, पीरू लीमा न्यूवेसॉल 1991 से कैपिटल है, पाकिस्तान इस्लामाबाद पाकिस्तानी रुपये तो, पलाओ मेलेकोइक यूएस डॉलर, फिलीपींस मनीला पीसो। चलिए अब हम आ गए हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पे, बैंगुई सीएफए फ्रांक, चाड ये है जामिना, मतलब एनडी इसमें साइलेंट हो जाएगा या फिर एनडी जामिना, जैसे आप याद रख सकें, देखिए यहाँ पे कोई इंग्लिश का कंपटीशन नहीं हो रहा है, जैसे आपको याद रहे, सीएफए फ्रांक, कोस्टारिका सैनजोस कोलोन, कोट डे आइवरे यामाउसुकोरो ऑफिशियल कैपिटल, अबिजान डिफैक्टो कैपिटल है, सीएफए फ्रांक, कनाडा ओटावा है, यहाँ पे तो डॉलर चलता है कैनेडियन, डेनमार्क की कोपेनहेगन डानिश क्रोन, डोमिनिका की रोसियो ईस्ट कैरेबियन डॉलर। देखिए क्या होगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि 3-4 तो बड़ी फेमस सीट होंगी और एक थोड़ी डिफिकल्ट वाली होगी जिसका कम नाम सुना होता है, तो एक बार रिवाइज करने में तो कुछ जा ही नहीं रहा है, मैं तो आपको पढ़ के बोल के बता रही हूँ सारी चीजें, आप बस सुनते जाइए, 2 बार देख लीजिएगा वीडियो, 3 बार देख लीजिएगा। जिबूती की जिबूती जिबूशियन फ्रांक, डोमिनिशियन रिपब्लिक सैंटो डोमिनिगो डोमिनिशियन पीसो, इक्वेटोरियल गिनिया मेलाबो सीएफए फ्रांक, एरिटेरिया अस्मारा नफका, एस्टोनिया तलिन एस्टोनिया क्रून यूरो, इथोपिया एडिस अबाबा बिर, इक्वेडोर क्यूटो यूएस डॉलर, ईस्ट तिमोर तिमोर लेसे देखिए दिल्ली है इसकी कैपिटल यूएस डॉलर, इजिप्ट कायरो इजिप्शियन पाउंड, एल साल्वाडोर सैन साल्वाडोर कोलोन या फिर यूएस डॉलर, फ्रांस की कैपिटल तो पेरिस है यूरो, फिजी सुवा फिजी डॉलर, फिनलैंड हेलेंस्की यूरो फॉर्मली मरक्का, घना अक्रा सिटी, ग्रीस एथेंस है यूरो, यहीं से स्टार्ट हुए थे ओलंपिक गेम्स एथेंस से, ग्रेनेडा सेंट जॉर्ज ईस्ट कैरेबियन डॉलर। चलिए पोलैंड की क्या है, वॉर्सो लोटी या ज़्लोटी, पोर्चुगल की लिस्बन है यूरो फॉर्मली नोन एज एस्क्यूडो, कतर दोहा कतरी रियाल, रोमानिया बुकारेस्ट रोमानियन रुपी, रशिया मॉस्को रूबल, रवांडा किगाली रवांडियन फ्रैंक। ये बताइए आप मुझे, ये जो है एक अग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज में एनवायरनमेंट में, किगाली एग्रीमेंट, कमेंट डाउन करके बताइए आप मुझे वो किससे रिलेटेड है। चलिए अब देख लीजिए, रवांडा की कैपिटल है ये किगाली, सैन मरीनो यूरो, समोआ एपिया टाला, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे साओ टोमे की कैपिटल डोबरा, सऊदी अरेबिया रियाद रियाल, सेनेगल डकार देखिए सीएफए फ्रांक, सेंट किट्स एंड नेविस बैसिट्रे ईस्ट कैरेबियन डॉलर, सेंट लूसिया कैस्ट्रिस ईस्ट कैरेबियन डॉलर, देखिए इनकी तो तीनों की ईस्ट कैरेबियन डॉलर है, बस इनकी कैपिटल देख लीजिए आप, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स किंग्सटाउन, सियरा लियोन फ्री टाउन लियोनेस की कैपिटल, सिंगापुर डॉलर, सर्बिया बेलग्रेड सर्बियन दिनार, सेशल्स ये आप मुझे बताएंगे कौन से ओशन में है, विक्टोरिया सेशल्स रुपी, साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, लेजिस्लेटिव केप टाउन है, जुडिशरी है ब्लॉमफाउंटेन और इसकी कैपिटल है रैंड,
साउथ सुडान जूबा, सुडानीज पाउंड, स्पेन मैड्रिड, यूरो। तो फुटबॉल वाले फैन, जो फुटबॉल के फैंस हैं उनको तो ये पता ही होगा। सोलोमन आइलैंड्स होनियारा, सोलोमन आइलैंड्स डॉलर, सोमालिया मोगादिशु, सोमालिया शिलिंग। ठीक है, अब हम आ गए हैं ग्वाटेमाला पे। ग्वाटेमाला की क्या है? ग्वाटेमाला सिटी क्वेट्जिल, गुआना जॉर्ज टाउन गुआनीज डॉलर, गेबन लिब्रेविल सीएफए फ्रैंक, द गैम्बिया बंजुल डलासी, जर्मनी बर्लिन है, यूरो है करेंसी, जॉर्जिया तिब्लिसी लारी, गिनिया कोनाक्री गिनियन फ्रैंक, गिनिया बिसाऊ बिसाऊ सीएफए फ्रैंक, हॉन्डुरस टेगुसिगाल्पा, कितना अच्छा नाम है टेगुसिगाल्पा, ऐसे किसी का नाम रख दो ये एक दूसरे का और उससे याद कर लो। हॉन्डुरस टेगुसिगाल्पा, लेम्पीरा है करेंसी, हाइती पोर्टियाओ प्रिंस गोड, हंगरी बुडापेस्ट, बुडापेस्ट इज वेरी हंगरी, ऐसे याद कर लो। फॉरेंट, इंडिया की कैपिटल तो हमारी दिल्ली और हमारा इंडियन रुपी। चलिए, इंडोनेशिया जकार्ता रुफिया, आइसलैंड रेजिकेजिविक आइसलैंडिक क्रोना, इराक बगदाद इराकी दिनार, आयरलैंड डबलिन यूरो, ईरान तेहरान रियाल, इटली रोम यूरो, इजराइल जेरूसलेम शकेल, जापान टोक्यो येन, जॉर्डन अम्मान जोर्डानियन दिनार, जमाइका किंगस्टन जमैकन डॉलर। बड़े फेमस एथलीट हैं यहाँ के, नाम बताइए चलिए कमेंट डाउन करके उनका। कीनिया नैरोबी कीनिया शिलिंग, किरिबाती तरावा अटोल किरिबाती डॉलर, कजाकिस्तान नूर सुल्तान टेंगे, ये अभी बनी है इसकी कैपिटल नूर सुल्तान, साउथ कोरिया सियोल वॉन, कुवैत कुवैत सिटी कुवैती दिनार, किर्गिस्तान बिश्केक और सोम। ठीक है, चलिए, स्लोवाकिया ब्राटिस्लावा यूरो, स्लोवेनिया दिस इज लुब्जाना, लुबियाना बोलते हैं इसको, मतलब इसमें जे साइलेंट है, लुबियाना, और स्लोवेनियन टोलार यूरो, स्विट्जरलैंड इज बर्न, सीरिया डमास्कस सीरियन पाउंड, स्वीडन स्टॉकहोम क्रोना, स्वाजीलैंड मबान, लिलांजनी, श्रीलंका की है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और श्रीलंकन रुपी, सुडान खार्टूम सुडानीज पाउंड, सरीनेम पैरामारिबो और सरीनेमीज डॉलर, थाईलैंड की बैंकॉक बाहट, टोगो लोम सीएफए फ्रैंक, ट्यूनिशिया ट्यूनिस ट्यूनिशियन डॉलर, टर्की अंकारा टर्किश लीरा, ताइवान ताइपी ताइवान डॉलर, तजाकिस्तान दुशानबे समोनी, तंजानिया डर एस सलाम डोडोमा, तंजानिया शिलिंग, तुर्कमेनिस्तान अशकाबाद मनाट, टुवालू वाइको विलेज फूनाफुटी प्रोविंस, टुवालुअन डॉलर, टोंगा नुकुअल्फोआ पांगा, ट्रिनिडाड एंड टबेगो पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एंड टबेगो डॉलर है इनका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई अबू धाबी यूएई दिरहम, यूनाइटेड किंगडम लंदन पाउंड स्टर्लिंग, यूएसए वाशिंगटन डीसी डॉलर, उरुग्वे मॉन्टेवीडियो उरुग्वे पीसो, युगांडा कंपाला युगांडियन न्यू शिलिंग, यूक्रेन कीव हिरवेनिया तो बहुत ही न्यूज में है तो पता होना चाहिए आपको, उज्बेकिस्तान ताशकेंट उज्बेकिस्तानी सुम, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग वॉन, लिechtenstein वाडूज स्विस फ्रैंक, लिथुएनिया विल्नियस लेटास, लेबनान बेरुट लेबनीज पाउंड, लिसोथो मसेरो मलूटी, लाओस वियंशियाना न्यूकिप, लक्समबर्ग यूरो, वेनेजुएला कैराकस बोलिवर, वियतनाम हनोई डोंग, येमेन सना रियाल, वनाटू पोर्टविला वाटू, जाम्बिया लुसाका क्वाचा, जिम्बाब्वे हरारे, यूएस डॉलर चलता है यहाँ पे, वेटिकन सिटी की है वेटिकन सिटी और यहाँ चलता है यूरो। तो इस तरीके से हमने सारे कंट्रीज उनकी कैपिटल और करेंसी देख ली है। अब मैं आशा करती हूँ आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज, देखिए 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और उनके कैपिटल्स और एरिया। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए आपको एटलीस्ट अपने स्टेट्स की तो कैपिटल पता होनी चाहिए। अगेन मैप आपके सामने चिपक गया होगा अब तक, मतलब इतना बोल चुकी हूँ मैं। चलिए, राजस्थान आपको पता है एरिया में सबसे बड़ा स्टेट है ये, तो ये इसी तरीके से हम पढ़ लेंगे जरा इसको। राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, आंध्र प्रदेश की देखिए लेजिस्लेटिव कैपिटल है हैदराबाद, एग्जीक्यूटिव कैपिटल अमरावती है, जुडिशियल कैपिटल क्या है कुर्नूल है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और लेजिस्लेटिव है अमरावती और वैसे हैदराबाद है। हाँ, यूपी लखनऊ, गुजरात गांधीनगर, कर्नाटका बंगलुरु, ओडिशा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ न्यू रायपुर अटल नगर, तमिलनाडु चेन्नई, बिहार पटना, ये पटना होगा स्पेलिंग मिस्टेक है, ए हटा लो, वेस्ट बंगाल कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, झारखंड रांची, असम दिसपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तराखंड देहरादून, पंजाब PUN चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, केरला तिरुवनंतपुरम, मेघालय शिलोंग, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजवाल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला,
सिक्किम गैंगटॉक, गोवा पणजी, तेलंगाना इज हैदराबाद। ठीक है, ये देखिए एरिया दिए हुए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नजर आप चाहें तो मार सकते हैं। चलिए 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आप देख लीजिए, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव भी एक ही हो गया है, इसकी कैपिटल दमन है। दिल्ली की दिल्ली है, लक्षद्वीप की कावरत्ती है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर की क्या है, श्रीनगर, लद्दाख की क्या है, ले। अच्छा, सबसे बड़ी कौन सी है एरिया वाइज, देखिए लद्दाख, और सबसे छोटी लक्षद्वीप, ये देखिए, बस इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए इंडियन पार्लियामेंट की अगर बात करें तो 3 पार्ट्स हैं इंडियन पार्लियामेंट के। क्या क्या? एक तो प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल। 1954 में राज्यसभा और लोकसभा नाम अडॉप्ट कर लिए गए थे इंस्टेड ऑफ व्हाट। राज्यसभा किसकी जगह आया था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जगह, और लोकसभा किसकी जगह आया था? हाउस ऑफ पीपल की जगह। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है, मतलब फर्स्ट चेंबर है या पॉपुलर हाउस है। जो राज्यसभा है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी स्टेट्स और हमारी यूटीज, और जो ये लोकसभा है ये रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, विधायी अंग है यूनियन गवर्नमेंट का। प्री एमिनेंट पोजीशन है पार्लियामेंट की हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि हमारे यहाँ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये नाम लिया गया है लंदन से। आर्टिकल्स 79 से 122 जो है पार्ट 5 में, देखिए ये वाली सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या कॉम्पोजिशन है, कितना टाइम चलेगी, कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे पार्लियामेंट में, क्या प्रोसीजर्स फॉलो होंगे, क्या प्रिविलेजेस होंगी, क्या पावर्स होंगी, ये सब। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे संविधान में कौन बनेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। अब आपको इस बात ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, एक तो वो नागरिक होना चाहिए हमारे देश का, दूसरा वो ओथ और अफर्मेशन लेगा, कौन करवाएगा उसको? जो पर्सन ऑथराइज किया जाएगा बाय इलेक्शन कमीशन इस काम के लिए, उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए राज्यसभा के केस में, और 25 साल लोकसभा के केस में। देखिए इनमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा, या आप प्लीज ध्यान से नोट कीजिएगा। और जो अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करे पार्लियामेंट वो भी माननी होंगी। हर हाउस जो है पार्लियामेंट का उसका अपना एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। देखिए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं किसमें? लोकसभा में, और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा में। एक पैनल होता है चेयरपर्सन का लोकसभा में, और एक वाइस चेयरपर्सन का पैनल होता है राज्यसभा में। हर हाउस में पार्लियामेंट के लिए अपना एक सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो दोनों में कॉमन हो सकती हैं। इनके रिक्रूटमेंट जो है, सर्विस कंडीशंस जो है, ये सब पार्लियामेंट निर्धारित करती है। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, दे आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट या फिर दे आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, तो आपको पता होना चाहिए क्या सही है। सेक्रेटरीट हर हाउस का कौन हेड करता है? सेक्रेटरी जनरल। ये एक परमानेंट ऑफिसर होते हैं, और इनको कौन अपॉइंट करता है? जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेगा हाउस का, जो अभी हमने देखा ना, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के केस में, और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के केस में। ऐसे आप रिवाइज भी करते चलेंगे साथ साथ। अब प्रेसिडेंट जो है वो समन करता है कि आपको आके मीट करना है हर हाउस को, लेकिन जो मैक्सिमम गैप है 2 सेशंस के बीच में, ठीक है, वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम 6 महीने। मतलब पार्लियामेंट साल में 2 बार तो मिलेगी ही मिलेगी। और 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के एक साल में। पहला होता है बजट सेशन, फरवरी से मई, मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर, और एक होता है विंटर सेशन, नवंबर से दिसंबर। अब जो ये सेशन है पार्लियामेंट का, ये क्या है? ये टाइम पीरियड है, मतलब पहली सिटिंग हुई हाउस की, और कब वो प्रोरोगेट हुआ हाउस, मतलब कब डिसोल्यूशन हो गया। डिसोल्यूशन होता है किसका? लोकसभा का। एक सेशन में हाउस रोज मीट करेगा और अपने नॉर्मल डे टू डे बिजनेस चलाएगा। जो पीरियड होगा प्रोरोगेशन और उसकी रीअसेंबली के बीच में, उसको क्या बोलेंगे? रिसेस, छुट्टी, जो बीच का टाइम पीरियड होगा। एक जो सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसमें बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। हर जो मीटिंग होती है ना दिन में, वो 2 सिटिंग में होती है। एक तो होती है मॉर्निंग सिटिंग, मतलब 11 से 1, और एक पोस्ट लंच होती है 2 से 6। और जो ये सिटिंग है पार्लियामेंट की, इसको कौन टर्मिनेट कर सकता है? एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट सिने डाई से, या फिर प्रोरोगेशन से, या फिर डिसोल्यूशन से। वो करेगा कौन? प्रेसिडेंट। और जो एडजर्नमेंट है ना, वो सस्पेंड कर देता है काम। एडजर्नमेंट मतलब है कि एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए,
वो आवर्स हो सकता है, डेज हो सकते हैं या वीक्स हो सकते हैं, मतलब कुछ हफ्तों के लिए, कुछ घंटों के लिए बंद करा दिया गया काम। अब हम देखेंगे राज्यसभा। ये अपर हाउस है पार्लियामेंट का। सबसे पहले राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1952 में। ये एक कंटिन्यूइंग चेंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब ये एक परमानेंट बॉडी है, इसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। 1/3 इनके मेंबर रिटायर करते हैं हर सेकेंड ईयर। देखिए 1/3 और सेकेंड, ये याद रखना, ये इंटरचेंज कर देगा, वो बोल देगा मतलब हाफ में और हर 3/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, नहीं 1/3 मेंबर रिटायर करेंगे हर 2 साल में। बस ये बात याद रखना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। इनकी जो सीट्स हैं वो फ्रेश इलेक्शन से फिल होती हैं और प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन से एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर। इनके रिटायरिंग मेंबर्स जो होते हैं, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं, वो उनका री इलेक्शन हो सकता है और रीनॉमिनेशन भी हो सकता है कितनी भी बार। अब क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा का जो रिटायरिंग मेंबर्स हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट। इस तरीके से आपको ध्यान देके चीजें पढ़नी है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की 250, रट लो बिल्कुल। 238 इसमें से स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और यूटीज के, जो कि इलेक्ट कैसे किए जाते हैं इनडायरेक्टली, और 12 जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं। फिलहाल राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। 229 तो आ रहे हैं स्टेट से, 4 हैं यूटीज से और 12 प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड हैं। 4th शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, सारे शेड्यूल्स याद होने चाहिए आपको, उनकी एक ट्रिक भी है, मैं बता दूंगी आपको वो। 4th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है कि सीट्स कितनी कौन सी स्टेट को दी जाएगी राज्यसभा के केस में। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट्स के राज्यसभा में, ये कैसे इलेक्ट होते हैं? इनको इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। इनका इलेक्शन कैसे होता है? बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सीट्स अलॉट होती हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग होंगे। भाई उत्तर प्रदेश में 31 मेंबर हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में, त्रिपुरा से सिर्फ 1 मेंबर है। तो त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन में भी तो जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यूएसए में क्या होता है, सारी स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सेनेट में, उनकी राज्यसभा में। यूएसए की 50 सीटें और सेनेट में 100 मेंबर्स हैं, मतलब कि 2 आते हैं वहां पे हर स्टेट से। अब जो यूटी हैं, हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें राज्यसभा का जो मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट कैसे होते हैं? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है इसी पर्पस के लिए। इसमें भी इलेक्शन होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। 8 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 3 ऐसी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, जिसकी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज याद रखिएगा ये 3। स्टेटमेंट आएगा ऑल यूटीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अब जो पॉपुलेशन है बाकी 6 यूटीज की, वो क्यों नहीं है बाकी 6? ये भी रीजन दिया हुआ है, वो काफी स्मॉल है कि उनको कोई रिप्रेजेंटेशन दिया जाए राज्यसभा में। प्रेसिडेंट जो हैं वो 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं। जिन लोगों की कुछ स्पेशल नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस है स्पेशल, किस में, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में। हमने देखा है ना, जैसे कि कोई एक्टर्स को बना देते हैं ये लोग, तो वो इसी तरह से तो वो लोग आर्ट वाले सेक्शन से आ जाते हैं। कोई साइंस का एमिनेंट पर्सन आ जाता है। तो जो रैशनल है, मतलब क्यों है ऐसा, वो इसलिए है कि जो भाई हमारे देश के जाने माने लोग हैं, अच्छे बुद्धिजीवी हैं, वो राज्यसभा में आ सकें किसी इलेक्शन प्रोसीजर के बिना। अब यहीं पे कंपैरिजन और दिया गया है। अमेरिकन सीनेट जो है, जो अभी हमने देखी थी ऊपर, वहां पे कोई ऐसे नॉमिनेशन से लोग नहीं आते हैं। वहां सिंपल 50 हैं स्टेट्स, ये नहीं ऊपर, इनसे 100 आ जाते हैं। आर्टिकल 80 क्लॉज 4, 84, ये है रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट के काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो हमने अभी ऊपर देखा किस मेथड से इलेक्शन हो रहा है, वो इस आर्टिकल में गिवन है। आर्टिकल 83 क्लॉज 1 ये कहता है जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है, वो परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं होगा। 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाएंगे हर सेकेंड ईयर के बाद। टेन्योर जो है मेंबर का वो कितना हो गया, वो 6 साल हो गया। बस नरगिस दत्त जो थी वो पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जो राज्यसभा में नॉमिनेट की गई थी 1980 में। उनका टेन्योर दिया हुआ है 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981। फिर वैजंती माला आई थी जो नॉमिनेट की गई थी 1993 में, 1993 से 1999 में रही है। जयललिता आई फिर 1984 से 89 तक रही। देविका रानी चौधरी पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जिनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था 1969 में। ये ऐसे फैक्ट्स कई बार डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। अब राज्यसभा की एक एक्सक्लूसिव पावर है, क्या है वो?
ये लोग ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। एक या एक से ज्यादा ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट किए जा सकते हैं अगर कोई रेजोल्यूशन काउंसिल ऑफ स्टेट में सपोर्ट किया जाए। कम से कम कितने? 2/3 मेंबर्स जो वहां प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। और ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 312, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आर्टिकल 109 क्या कहता है कि जो मनी बिल है वो नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता। कहां पे? काउंसिल ऑफ स्टेट में। जब मनी बिल पास हो जाता है हाउस ऑफ पीपल से, लोकसभा से, तो ये जाता है राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद उनको ये वापस करना होता है लोकसभा को अपने रिकमेंडेशन के साथ, भाई हमें ये प्रॉब्लम है या हम इस बात से खुश हैं। अब ये मर्जी है राज्यसभा की कि वो इनकी बात एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। तो राज्यसभा की कोई ऐसे खास पावर तो है नहीं, ना तो वो रिजेक्ट कर सकता ना वो अमेंड कर सकता। आर्टिकल 113 क्लॉज 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि जो एस्टिमेट्स हैं वो किस फॉर्म में सबमिट की जाती हैं? डिमांड फॉर ग्रांट्स की फॉर्म में लोकसभा में। और सिर्फ लोकसभा के पास ही पावर है उसको हामी भरने के लिए या उनको रिफ्यूज करने के लिए। राज्यसभा की डिमांड फॉर ग्रांट्स के केस में भी कोई पावर नहीं है। कोई रेजोल्यूशन जो राज्यसभा ने पास किया है अंडर आर्टिकल 249, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है ये 249, वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि किसी स्टेट सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सके, लेजिस्लेट कर सके नेशनल इंटरेस्ट के को ध्यान रखते हुए। वो कितने पीरियड के लिए फोर्स में रहता है? मतलब नॉट मोर देन 1 ईयर। ये बात यहां पे कही गई है। जब भी जो गवर्नमेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो फेल हो जाती है राज्यसभा में, तो कुछ खास नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज 3 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कहां अपना दायित्व रखते हैं? वो रखते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, सॉरी, हाउस ऑफ पीपल में। ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है उसको स्पेशल पावर मिली हुई आर्टिकल 249 के अंडर। वो अपना रेजोल्यूशन पास कर सकता है नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड सपोर्टिंग। और किस चीज में? कोई नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, किसी चीज में स्टेट लिस्ट वाले मुद्दे पे लॉ बनवाना है इनको। इसी तरीके से आर्टिकल 312 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी सेम, नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और एक या एक से ज्यादा ऑल इंडिया सर्विस ये लोग क्रिएट करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ये याद रखना। आर्टिकल 89 क्लॉज 1 की बात करें, वो कहता है जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, राज्यसभा के। और वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। उसमें कौन कौन होता है? देखिए, दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, ऐसा कहा गया आर्टिकल 66 में। और आर्टिकल 64 ये भी कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं राज्यसभा के, जो कि कौन है? अभी देखा ना हमने, ये वाइस प्रेसिडेंट। ये मेंबर नहीं होते हैं हाउस के, इनको तो इलेक्टोरल कॉलेज सिलेक्ट करता है, जिसमें अभी हमने देखा दोनों हाउस के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आर्टिकल 109 क्लॉज 2 जो है, जब मनी बिल पास हो गया है, ये अभी हम ऊपर देख चुके हैं, ये वाला सेम मनी बिल से रिलेटेड कोई पावर्स नहीं है राज्यसभा के पास, बस सिंपल इतनी बात याद रखनी है। मिनिमम एज कितनी है तो आप फटाक से बता सकते हैं, मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, 30 साल कम से कम। एक मिनिस्टर जो मेंबर है राज्यसभा का, वो लोकसभा के डेलिब्रेशंस में जो कामकाज हो रहे हैं, जो डिस्कशंस हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है while being a member of राज्यसभा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार बना लो इस पे। ये परमानेंट हाउस है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। मिनिमम एज, बस अब तक तो आपको ये सारी चीजें एकदम याद हो गई होंगी। हम अब देखेंगे लोकसभा। देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है वो फिक्स्ड है। कितनी है? 552। इसमें से 503 मेंबर्स जो होंगे वो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, 20 जो होंगे वो यूटीज के, केंद्र शासित प्रदेशों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। फिलहाल 543 मेंबर्स हैं, इसमें से 530 तो स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 मेंबर्स आते हैं यूटीज को रिप्रेजेंट करने। अब जो ये रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का, ये फिर से क्या होता है? ये तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम वोट करते हैं इसमें। कॉन्स्टिट्यूएंसीज बटी हुई होती हैं जिनको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। इलेक्शन होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। दिस टर्म यू शुड रिमेंबर। हर भारतीय नागरिक जो 18 साल से ऊपर है और जो डिसक्वालिफाइड है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ is eligible to vote at such election। ये
मतलब कि वो सारे प्रोविजंस फुलफिल करता है, मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन डीबार नहीं करता, वो वोट कर सकता है। वोटिंग एज पहले, मतलब वोटिंग एज जो है 21 से 18 कर दी गई है, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, ये आप याद रखेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वोटिंग एज रिड्यूस की गई थी, तो उसमें 3-4 ऑप्शंस होंगे, आपको पता होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है किसको? पार्लियामेंट को। देखिए, प्रेसिडेंट को नहीं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, पर पार्लियामेंट को, कि वो एक तरीका चूज करे कि कैसे यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स चूज होंगे लोकसभा में। उसी के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965 पास किया, जिससे लोकसभा के जो यूटीज के मेंबर्स हैं उनको भी डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किया जाता है। अब हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं थी लोकसभा में। इस प्रोविजन को ऑपरेट करना था 1960 तक, फिर इसको 2020 तक एक्सटेंड कर दिया 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 से। लेकिन अब जो ये रिजर्वेशन है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, इसको अबॉलिश कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 25, 2020। तो फिलहाल क्या है कि कोई एंग्लो इंडियन का नहीं होगा नॉमिनेशन अब, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 84(1) क्लॉज बी कहता है मिनिमम एज कितना है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का? 30 साल। राज्यसभा में बताया था मैंने आपको, कितना है हाउस ऑफ पीपल का? 25 साल। ये तो मतलब एकदम रट जाएगा आपको। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 4D कहता है कि जो नॉमिनेशन पेपर है वो कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसका नाम आता है किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एज इट इज पूछेगा वो बोल देगा एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, बस फुल स्टॉप। तो भी गलत है ये, लेकिन जिसका नाम अपीयर होता है इलेक्टोरल रोल में किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो है एलिजिबल। आर्टिकल 326 कहता है इलेक्शंस जो होते हैं हाउस ऑफ द पीपल के और लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो होंगे ऑन बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, मतलब कि 18 साल के हो तो आपको वोटिंग का अधिकार है, ये होता है अडल्ट सफरेज। आर्टिकल 324 ये डील करता है कि जितने ये जो देखरेख होगी, जो डायरेक्शन होगा इलेक्शंस का, वो कौन देखेगा? वो चुनाव आयोग देखेगा, इलेक्शन कमीशन देखेगा। जो कैंडिडेट को 1/6 से ज्यादा वैलिड वोट्स, मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए आप 1/6 भाग भी नहीं मिल रहा वोट का, वो अपना सिक्योरिटी मनी जो उसने डिपॉजिट करा होगा फाइल करते हुए अपना नाम, वो भी नहीं मिलेगा उसको। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 क्या कहता है? एक अमेंडमेंट करता है वो आर्टिकल 81(3) में कि जो सन 2000 था अलॉटमेंट ऑफ सीट्स के लिए टू एनी स्टेट, अब जो है 2026 सब्स्टिट्यूट करेगा एंड, और वो 2026 तक अमेंड नहीं होगा। मतलब जो सीट्स एलोकेट हो रही है ना लोकसभा में, इतनी सीट्स हैं, वो इस बेसिस पे अब होगा, और रेफरेंस दिया जाएगा इसमें 1971 सेंसस। 2008 तक कोई रिजर्वेशन नहीं था शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। कौन सी स्टेट्स में? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। लेकिन जब डिलिमिटेशन हुआ 2008 में, तो जो सीट्स थी लोकसभा की सीट्स स्टेट ऑफ मेघालय के लिए, उसमें रिजर्व कर दिया है एसटी के लिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, ये ऐसी यूटीज हैं जहां पे कोई सीट्स रिजर्व नहीं है एससी एसटी के लिए। डायरेक्ट याद कीजिए, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन सी ऐसी यूटीज हैं जहां पे कोई सीट रिजर्व नहीं है एससी एसटी के लिए? अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, पुडुचेरी। बिल्कुल याद कर लो इसको। आर्टिकल 85(2) सब क्लॉज बी, ये जो है लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है अपने टेन्योर से पहले भी, प्रेसिडेंट के पास पावर है, और इसका रिकमेंडेशन देगा कौन? प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब प्रेसिडेंट के पास ऐसे खुद से नहीं है ये पावर। जो सिटिंग है हाउस ऑफ पीपल की, लोकसभा की, वो कैसे टर्मिनेट होती है? हमने ऊपर भी देखा था, एडजर्नमेंट से, प्रोरोगेशन से या डिसोल्यूशन से। और एडजर्नमेंट कौन करता है? स्पीकर करते हैं लोकसभा का। प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए इस पे। देखिए, मैं आपको जो भी ध्यान रखने वाली बातें हैं वो बताती रहूंगी, ठीक है? खुद से पढ़ना, और कोई आपको बता रहा है तो वो इस चीज में आपको इंडिकेट भी कर रहा है कि आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है पर्टिकुलरली। और आर्टिकल कौन सा है? 85 क्लॉज 2। 5th लोकसभा का टेन्योर करीब 6 साल था, जो फंक्शनल रही 19 मार्च 1971 से 77 तक, 18 मार्च तक। तो ये एक मतलब बोल सकता है कि 6 साल किसका था। तो अब एक स्टेटमेंट अगर मैं आपको दूं कि लोकसभा का टेन्योर 6 साल, 5 साल से ज्यादा किसी का नहीं रहा,
तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, देखिए ये गलत हो जाएगा। हमारा स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, उसका लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में और राज्यसभा में। देखिए 80 सीट्स हैं लोकसभा में और 31 सीट्स हैं राज्यसभा में। ये कोई लार्जेस्ट नंबर सीट्स हैं जो अलॉटेड हैं किन्हीं स्टेट को, याद रखनी है आपको ये बात। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, ये ग्रुप ऑफ स्टेट या यूटीज है जिनको एक एक सीट मिली हुई है लोकसभा में। और बाकी जो यूटीज हैं जिनको एक सीट मिली हुई है, कौन सी है वो? अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, नागालैंड और पुडुचेरी। पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952। इसमें 489 सीट्स थी। पहला सेशन लोकसभा का शुरू हुआ 13 मई 1952 से। 9th लोकसभा थी 2 दिसंबर 89 से, डिसॉल्व हुई 13 मार्च 91 में। 12वीं लोकसभा के लिए इलेक्शंस हुए कब? फेब 1998 में। और 12th लोकसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई? 10 मार्च 1998 और डिसॉल्व हो गई 26 को 1999। आर्टिकल 93, हाउस ऑफ पीपल जो है वो 2 मेंबर्स चूज करेगा हाउस के, जिनमें से एक को बनाएगा स्पीकर, एक को बनाएगा डेप्यूटी स्पीकर। और जब ये हाउस वेकेंट हो जाएगा तो जो हाउस है सदन किसी और को चूज करेगा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, जैसा भी केस वो चाहेंगे। इलेक्शन जो है लोकसभा का या स्टेट असेंबली का, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रिंसिपल पे होता है। इस मेथड में क्या होता है, जिस कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर के वोट मिले, मतलब जरूरी नहीं है वो मेजॉरिटी में हो, लेकिन उसको नंबर हाईएस्ट मिलना चाहिए वोटिंग का। आप खड़े हो जाइए, आपको सबसे ज्यादा वोट मिल गए, आप जीत जाएंगे। आर्टिकल 93 के अनुसार हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी, ये हमने ऊपर देखा, इसका आर्टिकल भी हम ऊपर देख चुके हैं। अच्छा, होता क्या है, ट्रेडिशनली स्पीकर की जो पोस्ट है वो मेजॉरिटी जो पार्टी होती है उसको जाती है और डेप्यूटी स्पीकर की जो होती है वो अपोजिशन को जाती है। लेकिन ये प्रोविजन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये ऐसी एक ट्रेंड टाइप बना लिया है। जो कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस है लोकसभा की, उसमें 15 मेंबर्स होते हैं। आर्टिकल 101 क्लॉज 4, अगर 60 दिन तक कोई मेंबर हो किसी भी हाउस का, वो बिना परमिशन के एब्सेंट हो जाए तो हाउस उसको डिक्लेयर कर देगा उसकी सीट को वेकेंट। और ये जो है 60 दिन को कैसे लिया गया है, इस 60 दिन में वो दिन कैलकुलेट करने हैं जिसमें हाउस जो है प्रोरोग या एडजर्न किया गया है, मान लीजिए 4 लगातार दिन, तो उन डेज को इस 60 दिन की गिनती नहीं होगी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि कितना है टाइम पीरियड, 3 महीने है, 4 महीने है, 5 महीने है, तो आपको याद रखना है 60 दिन है। ठीक है, 2 महीने। स्पीकर जो है लोकसभा का, वो किसी भी वक्त राइटिंग में दे सकता है किसको? डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन। तो स्पीकर किसको देता है लोकसभा का रेजिग्नेशन? डेप्यूटी स्पीकर को। और ये प्रोविजन है 94 आर्टिकल में, जो डील करता है वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर का। ठीक है, अब जो प्रोसीजर है रिमूवल का स्पीकर का लोकसभा के, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 94C में। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को कैसे रिमूव किया जा सकता है? सबसे पहले तो बाय रेजोल्यूशन। कौन पास करेगा? हाउस ऑफ पीपल। कैसे पास करेगा? मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, जितने भी उस वक्त लोग मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी से। और कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा? 14 दिन का। देखिए तोड़ तोड़ के याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। और ये दिया जाएगा स्पीकर को इस इंटेंट से कि हम आपके खिलाफ रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं। अब देखिए जितनी टाइप्स की मेजॉरिटी मेंशन्ड हैं उसका एक वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वो ज्ञान सर ने बनाया हुआ है। अगर आपको वो डिटेल में जानना है कि कैसे होती है सिंपल मेजॉरिटी, कैसे होती है 2/3 वाली मेजॉरिटी और किससे किसको रिमूव किया जाता है, और डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए और फिर कमेंट डाउन करके अपनी लैंग्वेज में बताना चाहिए कि आपको उससे क्या समझ आया। ठीक है, चलिए। स्पीकर जो है हाउस का, वो कौन चूज करता है? वो अब लोकसभा के ही मेंबर्स चूज करते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट आ गया जी प्रेसिडेंट चूज करता है, नहीं, अपने ही मेंबर्स चूज करते हैं। और ऑफिस से कैसे रिमूव होगा वो मैंने आपको बता दिया है। और स्पीकर किसको रेजिग्नेशन दे दिया ये भी बता दिया है। पहले ट्राइबल स्पीकर कौन थे लोकसभा के? पीए सम्मा, 1996 में ये बने थे। पहली महिला स्पीकर लोकसभा की मीरा कुमार थी, वो अनअपोज्ड स्पीकर थी और उन्होंने जून 2009 से जून 2014 तक सर्व किया है। लोकसभा के पास राज्यसभा से ज्यादा पावर्स हैं, कंपैरिजन में बहुत सारी पावर्स हैं। एक तो एक्सक्लूसिव पावर ही है जो राज्यसभा के पास ऊपर नहीं थी, वो किस चीज की थी? मनी बिल के इंट्रोडक्शन की, उसके रिजेक्शन की, उसके अमेंडमेंट की, जो प्रोवाइडेड है आर्टिकल 109 में। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी है वो किसको है? हाउस ऑफ पीपल को है, लोकसभा को है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किस पे है? ये लोकसभा पे है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3। और राज्यसभा की कौन सी पावर थी? याद कीजिए फटाफट, 312 ऑल इंडिया
सर्विसेज वाली। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया 1976 का, उसने एलोकेशन ऑफ सीट्स लोकसभा की फ्रीज कर दी और डिवीजन कर दिया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे टिल 2000 1971 लेवल पे। उसके बाद ये रीएडजस्टमेंट हुआ है अगले 25 सालों के लिए, मैंने आपको अभी बताया है 84th अमेंडमेंट एक्ट से 2026 तक। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट क्या किया हुआ है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, और सेम ऐसा इसमें लोकसभा में नहीं है, वहां पे टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पढ़ा था ना, दोनों बातें ध्यान रखनी है, फर्स्ट पास द पोस्ट, मेजॉरिटी वोट्स, नंबर होना चाहिए, नंबर लोकसभा के लिए। अब आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है, आपको ये पता होनी चाहिए बातें। चलिए, आर्टिकल 368 क्या होता है इससे, अमेंडिंग पावर, हमारे संविधान में किसी प्रकार का कोई संशोधन करने की पावर, मतलब कि पार्लियामेंट कर सकती है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक्सरसाइज और अमेंड कर सकती है, लेकिन किस हिसाब से, जो प्रोसीजर ले डाउन हुआ है उस हिसाब से, अपनी मर्जी से नहीं। पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को। आर्टिकल 85 क्लॉज 1 ड्यूटी इंपोज करता है प्रेसिडेंट पे कि वो हर हाउस को पार्लियामेंट के 6-6 महीने पे समन कर सकता है, और 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा पहली सिटिंग और एक दूसरी सिटिंग के बीच में। तो पार्लियामेंट कितनी बार कम से कम मिलनी चाहिए, 2 बार, हमने पढ़ा है ये ऊपर भी। आर्टिकल 59 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो किसी मेंबर नहीं होंगे किसी हाउस के, और आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट में क्या क्या थे, 3 पार्ट्स पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा। पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर आर्टिकल 79 बोलता है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास उसके 2 हाउसेज होंगे, हमने देखा राज्यसभा और लोकसभा, और ये जो 3 हैं ये इंटेग्रल पार्ट्स हैं पार्लियामेंट के, लेकिन देखिए वाइस प्रेसिडेंट पार्ट नहीं है पार्लियामेंट का, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार ऑफिसर्स जो हैं पार्लियामेंट के वो क्या क्या हैं, स्पीकर है लोकसभा के, डेप्यूटी स्पीकर है, सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के, और चेयरमैन है राज्यसभा के। कौन है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कौन होंगे। आर्टिकल 101 बात करता है सीट्स के वेकेशन की, सीट्स के खाली हो जाने की। क्लॉज 4 कहता है अगर कोई मेंबर सारी मीटिंग से एब्सेंट है 60 दिन के लिए तो उसको मना कर देंगे कि भाई अब आप प्लीज, आपकी सीट खाली हो गई है, और ये मैंने आपको बताया ही किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। पहला मेंबर जो डिक्लेयर हुआ था डिसक्वालिफाइड एब्सेंट होने के लिए 60 दिन तक बिना परमिशन के, वो कौन थे, वो पंजाब से थे साल 2000 में, और ये एक इंडिपेंडेंट मेंबर थे पार्लियामेंट के, बरजिंदर सिंह हमदर्द। अब देखिए, आपसे पूछे आज तक किसी की सीट नहीं विकेट हुई है 60 दिन तक एब्सेंट होने के लिए, तो ये मेरी बात गलत हो गई, सही हो गई, गलत हो गई, क्योंकि ऐसा हो चुका है एक बार। पहले मेंबर मतलब जो थे वो ये थे। आर्टिकल 105 कहता है, पावर्स की बात करता है, प्रिविलेजेस की बात करता है, इम्यूनिटीज की बात, क्या क्या सुरक्षाएं हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास और उनके मेंबर्स के पास। अंडर द पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो प्रिविलेज मोशन है वो किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट रेज हो सकता है इफ एनी फैक्ट ऑफ केस इज विदहेल्ड बाय हिम और डिस्टॉर्टेड वर्जन इज गिवन, अगर वो किसी फैक्ट को छुपा ले या उसको तोड़ मोड़ के पेश कर दे तो उसके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। मनी बिल के केस में काउंसिल ऑफ स्टेट जो है हमें पता है 14 दिन के अंदर अंदर रिटर्न कर देगा, और मर्जी है लोकसभा की माने या ना माने। आर्टिकल 118 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर से रिलेटेड है। जॉइंट सेशन जो है दोनों हाउस का, वो कौन प्रिजाइड करेगा, वो लोकसभा के केस में कौन करेगा, देखिए स्पीकर करेगा, और अगर स्पीकर एब्सेंट है तो कौन करेगा, डेप्यूटी स्पीकर करेगा। अगर वो भी एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है ना काउंसिल के वो आएंगे, राज्यसभा वाले। अगर वो भी एब्सेंट हैं तो फिर कोई और पर्सन जो बताया जाए जिसको बोला गया हो वो कर लेगा, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग जो है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की मेंशन्ड है आर्टिकल 108 में। और देखिए पहली ज्वाइंट सिटिंग कब हुई थी, 1961 में, डाउरी प्रोहिबिशन बिल के ऊपर बातचीत करने के लिए, जिसमें दोनों हाउसेस की बाद में सहमति बन गई थी। सेकंड ज्वाइंट सिटिंग हुई 1978 में बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल 1977 के लिए, और तीसरी बार हुई 2002 में एंटी टेररिस्ट बिल के लिए, पोटा जिसको बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। अब जो कोई लेजिस्लेटिव बिल है उसको हम कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, देखिए किसी में भी कर सकते हैं, आइदर ऑफ द हाउस, लेकिन मनी बिल ओनली लोकसभा, ठीक है। और ऑल इंडिया सर्विसेज वाला जो क्रिएशन वाली बात है वो सिर्फ राज्यसभा, बस इतना सिंपल है, याद हो गया होगा आपको अब तक। आर्टिकल जो है 107 क्लॉज 3 की बात करें तो जो बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में, मान लीजिए वो इसलिए लैप्स नहीं होगा कि जी हाउस प्रोरोगेट हो गया था।
आर्टिकल 1074 कहता है कि जो बिल पेंडिंग है राज्यसभा में और पास नहीं किया गया है लोकसभा में, वो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वो नहीं होगा डिसॉल्व। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, एक प्राइवेट मेंबर का बिल कौन सा होता है? ये वो बिल होता है जो मिनिस्टर के अलावा कोई मेंबर, अब देखिए सारे हाउस के मेंबर्स तो मिनिस्टर नहीं होते, तो जो मिनिस्टर के अलावा कोई मेंबर है वो बिल प्रेजेंट करता है, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। डिफरेंस क्या है इस केस में कि कोई भी मेंबर मिनिस्टर के अलावा उसका मन है बिल इंट्रोड्यूस करने का, वो नोटिस दे सकता है कि ऐसा ऐसा मैं चाहता हूं और आई वॉन्ट लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल। और अगर बिल ये है पब्लिश हो गया ऑफिशियल गैजेट में अपने उसके इंट्रोडक्शन से पहले, तो कोई मोशन फॉर लीव नहीं चाहिए फिर उसके लिए। बहुत सारे प्राइवेट बिल्स हैं जो पास हो चुके हैं सिंस इंडिपेंडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, आपको सीधा स्टेटमेंट आएगा कि आज तक कोई भी प्राइवेट बिल पास नहीं हुआ और आप इसको ठीक करके आओगे, क्योंकि हमें जैसे जनरली सुनने में लगता है ना कि मिनिस्टर वगैरह ही पास करते होंगे ये बिल, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो डिस्कशन एक्सपेंडिचर चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड पे, उस पे सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं हो सकती। अब पूछे कि दोनों चीजें हो सकती हैं, तो नहीं, सिर्फ डिस्कशन हो सकता है। आर्टिकल 112 क्लॉज 3 के अनुसार सैलरी और अलाउंसेस जो हैं प्रेसिडेंट की, सैलरी और अलाउंसेस जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, पेंशन्स जो हैं जजेस को दी जाती हैं हाई कोर्ट की, या सैलरी अलाउंसेस हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, सैलरी अलाउंसेस हैं चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन की, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा की, ये सबका एक्सपेंडिचर चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। देखिए क्या बात ध्यान रखनी है इसमें से, ज्यादातर जो लिखी है वो सैलरी और अलाउंसेस लिखी हुई है, लेकिन देखिए पेंशन सिर्फ किसकी लिखी है? जज ऑफ द हाई कोर्ट्स की। तो ये थोड़ा सा ऐसी पॉइंट्स पे थोड़ा अपना ध्यान दिया करो। आर्टिकल 112 ये है सैलरी और अलाउंसेस जो हैं वाइस प्रेसिडेंट की, ये नहीं होती है इंक्लूड। देखिए ऊपर कहीं पढ़ा आपने वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी अलाउंसेस हैं? नहीं है। आर्टिकल 110 क्लॉज 3 ये कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है अगर कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, तो किसका डिसीजन फाइनल होगा? देखिए लोकसभा स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा। इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर कोई प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ लोकसभा स्पीकर का डिसीजन जो होता है वही मान्य होता है। एक बिल जो है मनी बिल, वो सिर्फ राज्यसभा में, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा के पास जितनी पावर्स हैं आपको पता है, वो सिर्फ डिले कर सकती हैं और वो भी 14 दिन से ज्यादा नहीं। आर्टिकल 109 क्लॉज 1 में ऐसा कहा गया है कि मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस होगा राज्यसभा में। आर्टिकल 109 क्लॉज 2 में कहा गया है कि जब बिल पास हो जाएगा लोकसभा में, तो वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, उसकी रिकमेंडेशंस के लिए। बस 14 दिन तक वो रखें बिल को अपने पास, फिर रिटर्न कर दें। मर्जी लोकसभा की है, वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर एनुअल यूनियन बजट जो है, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में होता है ये? 112 में। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए बजट वर्ड कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन्ड है। अगर नहीं पास हुआ है लोकसभा में, तो प्राइम मिनिस्टर को अपना रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब गवर्नमेंट ने मेजोरिटी लॉस कर दी है। अगर आप बजट ही नहीं पेश कर पा रहे, तो पास नहीं करा पा रहे अपना बजट। बजट कौन प्रेजेंट करता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं और ऑफिशियल्स जो कंसर्न मिनिस्ट्री से होते हैं। एक मिनिस्टर ओथ लेता है ऑफिस और सीक्रेसी की। तो अगर बजट डिस्क्लोज हो गया पहले से लेजिस्लेटिव असेंबली पे, तो फाइनेंस मिनिस्टर को इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और रिजाइन करना होगा। और जो प्रोविजन है पनिशमेंट का, वो मेंशन्ड है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में। ठीक है, आर्टिकल 276 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेसिफाई करता है कि जो टोटल अमाउंट पेएबल है किसी पर्सन को टू द स्टेट, या किसी म्यूनिसिपैलिटी को, या किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को, किसी लोकल बोर्ड को, किसी लोकल अथॉरिटी को, किस तरीके से टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, सीलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट्स, ये 2500 रुपीज से ज्यादा पर एनम नहीं होना चाहिए। 60th अमेंडमेंट एक्ट से ऐसा लाया गया, पहले सिर्फ 250 रुपए थी ये लिमिट। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करता है? ये प्रिपेयर करता है, प्रेजेंट करता है यूनियन बजट। इकोनॉमिक सर्वे कब होता है प्रेजेंट? ये हर साल होता है प्रेजेंट, बजट से पहले होता है, आने वाले साल के लिए होता है ये। इसके अंदर प्रोग्रेस होती है, एक्टिविटीज होती हैं, फिस्कल डिटेल्स होती हैं, अलग अलग सेक्टर्स इकोनॉमी के। आर्टिकल 116 ये कहता है कि अगर एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ यूनियन गवर्नमेंट का, उसमें विड्रॉल ऑफ मनी चाहिए, मतलब हमें उसमें से पैसे निकालने हैं, तो वो कैसे हो सकता है? इट कैन दो वोट ऑन अकाउंट have the same power to authorize by law the withdrawal of money from the consolidated fund of India। ठीक है, मतलब उसमें, मतलब अगर आपका एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास नहीं है और यूनियन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है? वो वोट ऑन अकाउंट के द्वारा हो सकता है। ठीक है, एक मैकेनिज्म दिया हुआ है वोट ऑन अकाउंट।
आर्टिकल 113 क्लॉज 2 जो एस्टिमेट्स हैं एक्सपेंडिचर के, खर्चे के, वो बजट में इंक्लूडेड हैं और उनपे वोटिंग होती है लोकसभा की। किस फॉर्म में वो वोटिंग कैसे होती है, वो उसको उस वोटिंग को कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। लोकसभा के पास राइट है कि वो पास कर दे या रिजेक्ट कर दे कोई ग्रांट या कोई मतलब परमिट द ग्रांट आफ्टर रिड्यूसिंग द अमाउंट, मतलब ये सारी पावर्स लोकसभा के पास हैं, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, कोई बिल अगर इंट्रोड्यूस होना है पार्लियामेंट में तो उसमें क्या है, उसमें प्रेसिडेंट का सैंक्शन पहले चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 60 ये जो है 61st अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 1989, ये एज वाला है, ये हम देख चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए। आर्टिकल 326 जो है वो क्या करता है, जो अनरिप्रेजेंटेड यूथ है कंट्री का, उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है, आप अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल सकते हो और पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बन सकते हो। और इसमें ये कैसे हुआ था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को अमेंड करके। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं इसमें, और चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट्स के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूटीज के, और मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं प्लानिंग कमीशन के भी इसमें। अब जो काम कर रही है पार्लियामेंट मॉडर्न टाइम्स में, उसका जो है नेचर बहुत बदल गया है, काफी बड़े वॉल्यूम में काम है, टाइम जो है उनके पास काफी लिमिटेड है, तो ये जो है ये क्लोज कंसिडरेशन नहीं दे पाते हैं हर मैटर पे। तो ये किस लिए कैसे होते हैं फिर, ये सब होता है पार्लियामेंट्री कमिटीज के द्वारा। कमिटीज बनी हुई है पार्लियामेंट में बहुत सारी। गोल्डन जुबली कब सेलिब्रेट हुई थी इंडियन पार्लियामेंट की, मई 13, 2002, 50 साल फॉर्मल स्टैब्लिशमेंट के पूरे होने के बाद। कब स्टैब्लिश हुई थी, देखिए मई 13, 1952 में। 1925 में विठल भाई पटेल जो थे उनको पहला स्पीकर चुना गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। उनका टेन्योर 24 अगस्त 1925 से 28 अप्रैल 1930 था। 1993 में रूल्स कमेटी जो थी लोकसभा की, उसके रिकमेंडेशन पे 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज को संगठित किया गया था और 2004 में इसको 17 से 24 कर दिया गया। कमिटी है वेलफेयर ऑन एससीज एसटीज, ऐसी ही डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी है। और ये जो कमिटी वेलफेयर की है ना एससी एसटीज की, ये ग्रुप ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज के अंडर आती है। 2G स्पेक्ट्रम का जो स्कैम हुआ था उसमें पीसी चाको, इनको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी उस वक्त की लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। अभी तक तो हमने बात की थी हमारे यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे, अब हम बात करेंगे स्टेट लेवल पे। स्टेट लेजिस्लेचर की देखेंगे। आर्टिकल्स 168 से 212 पार्ट 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है कि कैसे ऑर्गेनाइज होगी, क्या कॉम्पोजिशन होगा, कितने टाइम के लिए चलेगी, कौन ऑफिसर्स होंगे, कौन से प्रोसीजर्स होंगे, प्रिविलेजेस होंगी स्टेट लेजिस्लेचर के। ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं पार्लियामेंट से, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंसेस भी हैं। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर के ऑर्गेनाइजेशन में पहली बात तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ज्यादातर स्टेट्स में यूनिकैमरल सिस्टम है, मतलब कि एक सदनीय, ठीक है, और कुछों में बाइकैमरल है। फिलहाल 2019 तक के डेटा के अनुसार देखें तो सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें 2 हाउस हैं, ठीक है, बाइकैमरल। ये कौन कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अब जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो अबॉलिश हो गई थी जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया उससे। तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट है वो अब तक फोर्स में आया नहीं है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल आंध्र प्रदेश की है वो रिवाइव हुई थी आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005 के द्वारा। 7th अमेंडमेंट जो है 1956 का, वो प्रोवाइड करता है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद मध्य प्रदेश में, लेकिन नोटिफिकेशन जो है इसको लागू करने का वो प्रेसिडेंट करेंगे। तो ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है, तो मध्य प्रदेश कंटिन्यू है किस चीज से, एक हाउस ही है मध्य प्रदेश के पास। 22 स्टेट्स का यूनिकैमरल सिस्टम है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन होता है? देखिए, एक तो होगा गवर्नर, वहां पे प्रेसिडेंट थे, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और जहां पे बाइकैमरल सिस्टम होगा वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएगी, बस एक एक्स्ट्रा, ठीक है, विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद अपर हाउस होगा, और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा क्या होगा, लोअर हाउस होगा। असेंबली की बात करें अगर, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे लोगों के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 फिक्स्ड है और मिनिमम है 60, मतलब स्ट्रेंथ जो है 60 से 500 हो सकती है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किसी स्टेट के। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में, इन 3 स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिनिमम जो नंबर है कम से कम वो 30 फिक्स्ड है,
मिजोरम और नागालैंड के केस में 40 और 46, मतलब मिजोरम में 40 है, इसमें 46 है। और जो कुछ मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सिक्किम और नागालैंड की, उनको इनडायरेक्टली भी इलेक्ट किया जाता है। आर्टिकल 168, तो स्टेट लेजिस्लेचर में कौन होगा? गवर्नर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और काउंसिल होगी। लेकिन अभी हमने देखा किस किस में है, 2 हाउस, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ये जम्मू कश्मीर तो हट जाएगा, यूपी। मनी बिल्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे, जैसे वहां पे सिर्फ लोकसभा में हो रहे थे। आर्टिकल 198 क्लॉज 2, मनी बिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल पे तो जाएगा अगर किसी स्टेट के पास है तो, लेकिन वही 14 दिन वाला क्लॉज यहां भी लागू होता है। वो कोई रिकमेंडेशन दे, रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें, वो मर्जी है। मतलब सोल अधिकार किसके पास है? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। आर्टिकल 168 क्लॉज 2 कहता है जब 2 हाउस हैं लेजिस्लेचर के किसी स्टेट में, तो एक को क्या बोलेंगे? काउंसिल, दूसरे को बोलेंगे असेंबली। जहां पे सिर्फ एक है तो उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे। 2 हाउस के केस में अपर हाउस कौन सा होगा? काउंसिल, लोअर हाउस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 197, ये वही है सब। आपका बिल पास हो गया है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाएगा अगर स्टेट के पास काउंसिल है तो। वो नॉर्मल बिल की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे मनी बिल की बात नहीं हो रही है। वो उसको 3 महीने तक रोक सकता है अपने पास विदाउट द बिल बीइंग पास्ड। उसके बाद उसको सेकेंड टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया है और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजा, तो वो 1 महीने तक डिटेन कर सकता है। तो टोटल कितने दिन तक डिटेन कर पाया? 3 + 1 4 मंथ्स तक। आर्टिकल 171 क्लॉज 1 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर जो हैं काउंसिल में, वो 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे उस एरिया, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर के 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे और 40 से कम नहीं होंगे, मतलब 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर और नॉट लेस देन नंबर में 40। 182 जो आर्टिकल है वो कहता है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और ये कौन चूज करेगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल खुद चूज करेगी। आर्टिकल 170 क्लॉज 1 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 333, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हर स्टेट की, उसमें नॉट मोर देन 500 लोग होंगे और नॉट लेस देन 60। हमने ऊपर देखा अभी 60 से 500 डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा वो आएंगे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। आर्टिकल 176 ये रिलेटेड है स्पेशल एड्रेस जो गवर्नर देते हैं, और 178 स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात की हुई है इसमें। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करेंगे जितने भी चुनाव होंगे स्टेट असेंबलीज के। आर्टिकल 192 अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड है, मान लीजिए, तो ये जो क्वेश्चन है कोई डिसीजन देने से पहले गवर्नर की ओपिनियन इसमें ली जाएगी और गवर्नर ऑब्टेन करेंगे ओपिनियन किसके पास से? इलेक्शन कमीशन से, और उसी अनुसार एक्शन लेंगे उस बात पे। आर्टिकल 173 बी की बात करें तो नॉट लेस देन 25 इयर्स एज, मैंने आपको बताया था जो लोकसभा राज्यसभा का है, देखिए वही सेम यहाँ पे इसका है। आर्टिकल 179 बी की बात करें तो जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, मान लीजिए उनको रिजाइन करना है, वो किसको देंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर? वो देंगे डेप्यूटी स्पीकर को उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के। आर्टिकल 164 ए, एक कोई मिनिस्टर हैं वो कंसेक्यूटिव 6 मंथ्स तक रह सकते हैं कंटिन्यूड बिना इलेक्ट हुए उस लेजिस्लेचर के, और मतलब उससे पहले ये मतलब मैक्सिमम जो पीरियड है वो 6 मंथ्स है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 क्लॉज 5 जो सैलरीज और अलाउंसेस है मिनिस्टर्स की, वो कैसे आएंगी? वो जैसा स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमिन करेगा ऐसे आएंगी, ठीक है, और ये स्पेसिफाइड है सेकंड शेड्यूल में। आर्टिकल 174 क्लॉज 2 जो गवर्नर हैं वो प्रोरोग करेंगे किसको? विधानसभा को। वहां पे कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है रिजर्वेशन मुस्लिम्स को जॉब्स में और एजुकेशन में 2004 तक, जिसको कैंसिल कर दिया गया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने। फिर 2007 में आंध्र प्रदेश ने लिमिट कर दिया रिजर्वेशन मुस्लिम्स का टू 5%। ये किसके अनुसार किया? वो 50% वाली लिमिट के अनुसार। फिर इसको हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरिम डिसीजन दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये रिजर्वेशन जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी इस पे पेंडिंग है। गोवा एक ऐसा अकेला स्टेट है जिसके पास एक कॉमन सिविल कोड है और ये बेस्ड है पोर्चुगीज सिविल कोड पे, कोडिगो सिविल पोर्चुगीज 1867 का, जिसके जब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी। फिलहाल ये आप पढ़ चुके हैं, छोड़ दीजिए इसको। जो अकाउंट्स हैं स्टेट के यूनियन गवर्नमेंट के साथ, ये कौन कंट्रोल करते हैं? हमारे सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट का जो कंटिजेंसी फंड है, इमरजेंसी वाला जो फंड होता है, वो ऑपरेट कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर।
सुचिता कृपलानी पहली विमेन थी जो चीफ मिनिस्टर बनी थी किसी भी स्टेट की। ये यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी थी 1963 में। और चीफ मिनिस्टर जो है जम्मू कश्मीर का, उनका टेन्योर 6 इयर्स था। जो लीडर है मेजोरिटी पार्टी के, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं और बेयर करते हैं ऑफिस टिल ही हैज मेजोरिटी। तो ऐसे टेन्योर कोई खास फिक्स नहीं है, लेकिन इस केस में 6 साल फिक्स था। 163 अगर बात करें आर्टिकल की, तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनका हेड होगा चीफ मिनिस्टर। जैसे यूनियन गवर्नमेंट के केस में प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। ये एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को अपने फंक्शंस एक्सरसाइज करने में, एक्सेप्ट so far so he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion. According to article 167 जो ड्यूटीज हैं चीफ मिनिस्टर की हर स्टेट की, वो क्या है? वो कम्युनिकेट करेंगे गवर्नर और स्टेट को सारे डिसीजंस क्या ले रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है स्टेट का, क्या प्रपोजल्स हैं लेजिस्लेशन के, ये सारी इंफॉर्मेशन वो उनको देंगे। पार्टिसिपेशन जो है चीफ मिनिस्टर का एनडीसीज मीटिंग में, ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है, ये उनकी कोई संवैधानिक ड्यूटी नहीं है। 6th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ जम्मू कश्मीर, जो नॉमेनक्लेचर है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के, उसको चेंज कर दिया था। पहले उसको सदर ए रियासत बोलते थे, फिर उसको गवर्नर कर दिया था 1965 में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट कर सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कर सकते हैं, पर वो नहीं कर सकते किसमें? वाइस प्रेसिडेंट के केस में वो नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। लेजिस्लेचर किसी स्टेट का क्या स्टैब्लिश कर सकता है? कंटिजेंसी फंड, आर्टिकल 267 के अंडर है, और उसको मतलब उसमें से ऐसे निकाला जाएगा, और ये किसके डिस्पोजल पे प्लेस किया जाता है फंड? गवर्नर ऑफ द स्टेट के। ठीक है, मतलब ये अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर होते हैं कि भाई कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, एकदम से जो हम खर्चे नहीं गिन रहे हैं, ये वो होते हैं। ठीक है, हर स्टेट का अपना कंटिजेंसी फंड है जो आर्टिकल 267, याद हो जाना चाहिए आपको। अब तक ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और जो सेक्रेटरी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, वो होल्ड करते हैं किसके बिहाफ पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। बजट 2021-22 ने प्रपोज किया कि इनहांस कर दीजिए आप कंटिजेंसी फंड 500 करोड़ से 30,000 करोड़ तक फाइनेंस बिल के थ्रू। अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी फिक्स्ड है 1/3 टोटल स्ट्रेंथ। तो और कितना हो गया वो? मिनिमम 40। इसका मतलब जो साइज है काउंसिल का, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ असेंबली पे। और ये क्यों किया जाता है कि कोई मतलब प्रीडोमिनेंस ना हो लेजिस्लेटिव अफेयर्स में डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस का। कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर रखी है मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट। एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है काउंसिल की, वो पार्लियामेंट फिक्स करता है। अब कैसे मतलब मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, देखिए वो कैसे कैसे होंगे। 1/3 तो वो होंगे जो लोकल बॉडीज वाले होंगे, जो लोकल बॉडीज के मेंबर इलेक्ट करेंगे स्टेट में, जैसे म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। 1/12 कौन होंगे? जो ग्रेजुएट्स होंगे ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिजाइडिंग विद इन द स्टेट। 1/12 होंगे जो टीचर्स इलेक्ट करेंगे फॉर 3 years स्टैंडिंग इन द स्टेट, नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल, ऐसे टीचर्स होंगे। 1/3 कौन होंगे? जो इलेक्टेड होंगे बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम अमंगस्ट पर्संस हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, जो मेंबर नहीं है असेंबली के, उनमें से किसी को सिलेक्ट किया जाएगा। और जो ये रिमाइंडर होंगे, ये होंगे जो गवर्नर जिनको नॉमिनेट करेगा, जिनमें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होगी किसकी? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस। देखिए कोऑपरेटिव मूवमेंट वाला फैक्टर उस वाले में नहीं था। ये ऐसी ऐसी बातों पे ना ध्यान देना है आपको। तो जो 5/6 हैं वो तो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड, 1/6 है नॉमिनेटेड गवर्नर के द्वारा। और मेंबर्स कैसे होंगे? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखिए, जो द बोनाफाइड और द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नर्स नॉमिनेशन, मतलब कि किस बेसिस पे गवर्नर ने नॉमिनेशन फाइल किया है, उसकी मतलब लीगैलिटी, ये चैलेंज नहीं हो सकती है किसी कोर्ट में। ये जो स्कीम ऑफ कंपोजिशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जैसा ले किया गया है, ये टेंटेटिव है। देखिए ये बदल सकती है, कोई ऐसी फाइनल परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट ऑथराइज्ड है इसको मॉडिफाई या रिप्लेस करने में, कोई ऐसा लॉ वैसे अभी तक आया नहीं है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169, पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड करता है अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। मतलब किसी के पास काउंसिल है या फिर मतलब पार्लियामेंट अबॉलिश भी कर सकती है और ला भी सकती है। ठीक है, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास कर दे, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली और मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं और वो वोट कर रहे हैं,
उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल 1/6 जो टोटल मेंबर्स हैं उनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, ये सारे जो एरियाज हमने पढ़े इनसे। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डिसॉल्व नहीं की जा सकती हैं, अबॉलिश की जा सकती हैं 169 आर्टिकल के अनुसार। राज्यसभा ना डिसॉल्व किया जा सकता ना अबॉलिश किया जा सकता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को आप अबॉलिश नहीं कर सकते लेकिन डिसॉल्व कर सकते हो। तीनों बातें ध्यान रखना। देखो बार बार बता रही हूं मैं ये चीज। राज्यसभा की तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल एक कंटिन्यूइंग चेंबर है, परमानेंट बॉडी है, डिसोल्यूशन हो नहीं सकता। 1/3 इसके मेंबर रिटायर करते हैं, वही सेम। तो मेंबर जो है कंटिन्यूड है फॉर 6 years। और जो वेकेंट सीट्स हैं वो फ्रेश इलेक्शंस होंगे, नॉमिनेशंस देंगे गवर्नर, उससे भरी जाएंगी एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd year। और रिटायरिंग मेंबर फिर से री इलेक्शन के लिए, री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी।